Thank you very much. Wow. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. नमस्कार दोस्तों, इंडियन अचीवर्स के चैनल में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है और हम हाजिर हैं अपने एक नए एपिसोड के साथ। और दोस्तों, क्योंकि हम लोग ये कार्यक्रम अमेरिका से बना रहे हैं और अमेरिका में 4 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो गए हैं और पूरे देश में जश्न का माहौल है। और आज हमने उसी के ऊपर अपने कार्यक्रम को केंद्रित रखा है। हम ये जानेंगे कि आज के कार्यक्रम से कि ट्रंप के जीतने से अब क्या-क्या बदलाव आएंगे, विश्व में क्या-क्या बदलाव आएंगे, भारत में इस जीत से क्या मायने हैं और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी और ट्रंप लगभग एक ही सोच के नेता माने जाते हैं। इसलिए आज हमने अपने स्टूडियो में हमारे रेगुलर मेहमान कृष्ण बंसल जी को अमेरिका से बुलाया है और भारत से हमने आज श्री राज नैयर जी को बुलाया है, जो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं और भारत में मुंबई में वो रहते हैं। आप दोनों का मेरे और मेरे साथी डॉक्टर विजय गौड़ की ओर से बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहेंगे कि आज की बातचीत से कुछ नई बातें निकल के आए जो हमारे दर्शकों को न केवल आकर्षित करें बल्कि उनका ज्ञान वर्धन भी करें। तो बंसल जी, चलिए शुरू करते हैं, आपसे ही शुरू करते हैं, क्योंकि आप पिछले हमारे एपिसोड में कह रहे थे कि ट्रंप आसानी से जीत रहे हैं। हालांकि सारे सर्वे कह रहे थे कि ये बहुत टक्कर की कांटे की टक्कर है, लेकिन ट्रंप आसानी से जीत गए। तो बंसल जी, आप ये बताइए कि अब आपने एनालाइज कर लिया होगा, कमला हैरिस हार गई हैं, तो ऐसी कुछ खास 3, 4, 5 वजहें आप बताएंगे जिन वजहों से वो हारने के बाद अब दोबारा जीतकर सत्ता पर काबिज हो गए हैं? बिल्कुल राजीव जी, सबसे पहले तो ये जो हुआ, हम जी लोग बहुत ही खुश हैं यहाँ पर, क्योंकि जी जी इससे इससे लाइफ दोबारा से नॉर्मल आएगी। पिछले 4 साल में यहाँ की लाइफ काफी बदल गई थी। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लोगों को जो सुविधाएं हैं वो मुश्किल में आने लगी थी। सिक्योरिटी पे बहुत बड़े क्वेश्चन उठने लग गए थे कि लोगों को जो पुलिस की फंडिंग है वो कट रही थी बिल्कुल, तो उसकी वजह से पुलिस कम हो रही थी, तो सेफ्टी सिक्योरिटी में इशू आ रहा था। इलीगल लोग आ रहे थे जो बिल्कुल बिना चेक किए हुए, वो सारी चीजें बहुत हो रही थी। और इसके अलावा महंगाई सबसे बड़ा इशू था, जो कि नॉन स्टॉप बढ़ ही जा रहा था, जो 3 गुनी कीमतें हो गई थी। तो वो ये सब चीजें आम जनता में एक आक्रोश बनता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। पॉलिटिकल इशू होते हैं अपनी जगह, सोशल इश्यूज होते हैं अपनी जगह, वो सब ठीक है, लेकिन आदमी को पहले यहाँ रहना है, आगे बढ़ना है, अपना व्यवसाय करना है, रोजमर्रा के काम करना है, तो वो सारी चीजों पे बहुत इफेक्ट आ रहा था। तो ये एक और ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं पिछले टर्म में जिन्होंने महंगाई बिल्कुल नीचे कर दी थी। और उनका मोदी जी की तरह वही नारा है, जैसे मोदी जी कहते हैं इंडिया फर्स्ट, इनका अमेरिका फर्स्ट है पहले, और वो होना भी चाहिए किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का। तो एक सेकंड, आपको लगता है कि अब महंगाई कम हो जाएगी? बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल होगी। आप देखिए, क्योंकि देखिए महंगाई के बढ़ने के कारण क्या थे, वो सबसे बड़ी बात है। पहली बात तो अमेरिका पे इस समय विश्व का सबसे ज्यादा तेल भंडार है, और अमेरिका पिछली गवर्नमेंट ने आते ही सारे अपने तेल के यूज उन्होंने ड्रिलिंग बंद करा दी थी, आते ही सबसे पहले गैस की और तेल की। अब उसकी वजह से क्या होता है, बाहर से ले रहे थे और सब जगह युद्ध चल रहे हैं, तो महंगाई सबसे बड़ी तो उससे बढ़ रही थी। ट्रंप ने पहले ही बोला था कि पहले ही दिन आते ही ट्रंप 20 जनवरी को ट्रंप की सरकार आएगी। अब हमको उम्मीद है कि पहले ही दिन वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करेंगे कि दोबारा से चालू होगा। उसके आते ही पहला इम्पैक्ट आएगा कि पेट्रोल की प्राइस एकदम से नीचे आने लगेंगी, उससे संबंधित सारी चीजें नीचे आएंगी, और इसका एक रिपल इफेक्ट होगा इकोनॉमी पे।
वही नहीं, एक सबसे बड़ी बात है सेंटिमेंट्स की, एक दोस्त की। आज जो कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट करने में डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा, आगे क्या आने वाला है, हम लोग करें नहीं करें। तो उसकी वजह से महंगाई और बढ़ रही थी, पैसा रुक रहा था। अब वो पैसा वापस फ्लो होने वाला है, व्यवसाय बढ़ेगा, लोगों के बिजनेस बढ़ेंगे, लोगों को पैसा पैसा मार्केट में ज्यादा आएगा, तो उससे डेफिनेटली नीचे। और उसके अलावा बैंक रेट इस समय हमारे पिछले 25-30 साल में के उससे देखा जाए ऊपर ही चल रहे हैं, जो कि अब धीरे धीरे नीचे आएंगे, जिससे कि कैश फ्लो और कीमतें और सब नीचे आने वाली है। ठीक है, ठीक है। तो नैयर जी, ये जो ट्रम्प जी के आने का आपने देखा अमेरिका में, बाइडेन और कमला हैरिस के कार्यकाल में हम कुल मिलाकर कहें तो भारत के साथ संबंध जो है वो स्टेबल तो रहे, पर कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा सके। और इसी बात को यहाँ के जो हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोगों ने भी महसूस किया कि वो जो कहा उन्होंने इमिग्रेशन रिफॉर्म करेंगे, कुछ रिफॉर्म नहीं किया उन्होंने, 4 साल ऐसे ही बैठे रहे। अब ट्रम्प के आने के बाद आप क्या सोचते हैं? 2 बड़े नेता हैं ये भारत में, मोदी जी और यहाँ ट्रम्प, उनके आपसी संबंध बड़े अच्छे हैं। तो आपको क्या लगता है कि भारत के जो ये उपमहाद्वीप है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो इलाका है, इसमें कुछ चेंजेस आएंगी, या ऐसा लगता है आपको कि कुछ और पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा भारत? जी डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले ट्रम्प साहब का एक वक्तव्य था, आई एम अ बिग फैन एंड आई एम अ ग्रेट फ्रेंड टू हिंदूज एज वेल एज इंडिया। उन्होंने कहा था, उन्हें काफी वायरल भी हुआ था। और इसके पहले का जो 4 साल का कार्यकाल रहा है जो बाइडेन साहब के पहले का, उसमें भी भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे। और इस फ्रेंडलीनेस की वजह से भारत को भी लाभ मिला है। और ओवरऑल जो सिचुएशन रही है भारतीय उपमहाद्वीप की, जहां हम एक तरफ चाइना और एक तरफ पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को झेल रहे हैं, उन सब विषयों को कंट्रोल करने में भी वो मित्रता काफी हद तक काम में आई। दूसरी बात ये, पिछले 4 साल में कमला हैरिस जी, उनकी माता जी हमारे भारत से, तमिलनाडु से ही थी। पर हमारे यहाँ हम सब धर्म की बात करते हैं। हमने देखा है कि हमने अपने महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जिस प्रकार के समझाया था कि भीष्म पितामह तो सज्जन है, लेकिन आज खड़े किधर है। उसी तरह से गुरु द्रोण के बारे में बताया, बड़े अच्छे सज्जन थे, उनके गुरु थे, लेकिन आज अधर्म की तरफ खड़े हैं। तो उसी तरह से कमला जी का जो रुख था, हमेशा एक वामपंथ की ओर लीन करने वाला था। और बार बार एक तरफ से यहाँ पे राहुल गांधी जी के और वहां पर कमला हैरिस जी के, दोनों ने जिस प्रकार से ट्रम्प साहब आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया जाएगा, यहाँ पे राहुल गांधी भी उस प्रकार से बोलते थे। और डीप स्टेट का और ये सोरोस गैंग का जिस प्रकार से इंटरफेरेंस होने लग गया इलेक्टेड सरकारों पे, हमने सबने देखा जिस प्रकार से एक चुनी हुई सरकार बांग्लादेश की ओवरथ्रो कर दी गई। पाकिस्तान में भले हम उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोले, तो भी इमरान खान की चुनी हुई सरकार को भी उखाड़ फेंक दिया गया। तालिबान आ गया बाइडेन साहब के कार्यकाल में। तो ये सब सारी चीजें कहीं ना कहीं भारत के हित में नहीं रही। एक अच्छा फ्रेंडली नेबरहुड भारत का था, चाहे वो मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, ये सबसे कहीं ना कहीं हमको दूरी होनी। अमेरिकन पॉलिसी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसके लिए जिम्मेदार रही है, जिसमें कमला हैरिस जी वाइस प्रेसिडेंट रही है। तो ट्रम्प साहब के आने से केवल अमेरिका में हर्षोल्लास का माहौल नहीं है, बल्कि पूरे भारत में भी आपने देखा होगा एक अच्छा माहौल था। क्योंकि इंटरनेशनल सिनेरियो जिस प्रकार से है, आज रेडिकल इस्लाम से पूरा विश्व जूझ रहा है। हम सब देख रहे हैं कि आज हालत क्या चल रहे हैं गल्फ में, और एक दूसरी तरफ रशिया वर्सेस यूक्रेन का। और ये रेडिकल इस्लाम ने इस दुनिया के, इस पूरे विश्व के कई प्रकार के समीकरण बदल दिए गए हैं, और पूरा विश्व इस आतंक से मूर्छित रहा है। तो अमेरिका भी हमने सबने देखा 9/11 हुआ, और कई बार पूरे यूरोप में कई बार अटैक्स हुए। भारत ने भी आतंक झेला। तो एक सशक्त स्ट्रॉन्ग एंटी इस्लामिक रेडिकल इस्लाम सरकार है। तो ट्रम्प साहब खुद वोकल होकर के कहते हैं वी विल वाइप आउट रेडिकल इस्लाम। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इससे पूरे वर्ल्ड पीस के लिए अच्छा रहेगा, भारत के लिए भी विशेषकर अच्छा रहेगा। और जिस प्रकार से इमिग्रेंट्स तो चुन चुन के बाहर भेजने की बात करते हैं, तो दिस इज ऑल ए वेलकम मूव, हम मानते हैं। तो बंसल जी,
चूंकि हमारे नैयर साहब तो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है, तो उनका तो पूरा फोकस हिंदू मुसलमान को लेकर है। मैं आपसे आपके पिछले सवाल को ही आगे बढ़ाना चाहता हूं कि महंगाई के अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था इलीगल इमिग्रेशन का, और यहाँ पर भी लगभग 40-50 लाख भारतीय हैं और उसमें काफी इलीगल भारतीय भी आते हैं। अब जब वो सत्ता पे आ गए हैं, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि भारत को अगर हम नजरिए से देखें तो उनका भारत के लोगों के प्रति क्या नजरिया रहेगा? जैसे वो पहले भारत को लेकर वीजा मिल रहे थे हर तरीके के लिए, तो अब क्या एक बार ये भी खबर उठी थी पिछली बार कि शायद डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा कानून पास कर दे कि सारे विदेशियों को, वो चाहे वो लीगली रह रहे हैं, उनको बाहर जाने का बोल देंगे। क्या ऐसा डर अभी भी है, और क्या अब और मुश्किल हो जाएगा भारतीयों के लिए यहाँ रहना? थोड़ा सा इसके ऊपर आप अपनी ऑब्जर्वेशन बताइए। राजीव जी, आप भी, अमेरिका एक जो जो देश बना है वो इमिग्रेंट से ही बना है। अगर वो सबको बाहर कर देंगे तो सारे ही बाहर चले जाएंगे, और जो ओरिजिनल रहने वाले तो बचे ही नहीं है, तो इस देश का क्या होगा? खैर, ये तो मीडिया की फैलाई हुई, डर फैलाई हुई बातें हैं। जैसे नैया जी ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया कई चीजों में, मैंने देखा कि ये सब जो है ये डीप स्टेट और इनका फैलाया हुआ है, एक नेक्सस है जो चल रहा था। उन्होंने वही प्ले इंडिया में प्ले किया था, भारत में, वही यहाँ पे इन्होंने प्ले किया, सेम चीज है। आज आज किसी को कोई कहीं नहीं जा रहा। उनका ये कहना है कि जो लीगल है, एक तरीका है यहाँ आने का, उस तरीके से अंदर आइए। और अमेरिका तो खुला देश है, बिल्कुल बुलाता है। कोई देश में इमिग्रेशन इतना अच्छा नहीं है जितना अमेरिका में है। जितने लोग हर साल अमेरिका आते हैं, उतना कोई देश इतने नागरिकों को नहीं लेता है। तो अमेरिका तो ओपन सिस्टम है। उनका एक ही कहना है, आप लाइन से आइए, आप अपनी, है ना, क्योंकि आज किसी भी, आप बिना चेक किए कि कौन आ रहा है, किसी को भी अंदर लेने में आप अपने नागरिकों को खतरे में डाल देंगे ना। और यही हुआ। आज वेनेजुएला और दूसरे देशों की जेलों के लोग खाली हो गए, उन्होंने यहाँ भेज दिए सारे 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 उनके आतंकवादी, उनके जो अपराधी हैं, वो सारे यहाँ पे आके उपद्रव कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। तो वो चीज तो रोकनी पड़ेगी। तो ट्रम्प ने यही बोला है कि हम इलीगल इमिग्रेंट को रोकेंगे। आज आज कोई देश की सीमा पे अगर आप रोकेंगे नहीं, सीमा पे आप चेक नहीं करेंगे, अंदर कैसे आने देंगे? तो पिछले 4 साल के अंदर जो खुली सीमा थी, जिसके अंदर भर भर के लोग आए हैं, और ये बात सही है कि भारतीय भी इलीगल तरीके से आना शुरू हो गए और बहुत आए हैं, लेकिन कानून तो कानून है। आज भारतीयों के लिए भी एक लाइन, हमारे यहाँ भारतीय सबसे तेजी से बढ़ता हुआ समुदाय भारतीयों का है अमेरिका में, अगर आप किसी उसमें समुदाय के हिसाब से देखेंगे। लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, या तो फैमिली से आ रहे हैं, फैमिली इमिग्रेशन के थ्रू आ रहे हैं, या पढ़ाई के थ्रू आ रहे हैं, या नौकरी के थ्रू आ रहे हैं, और पूरा रास्ता खुला है, सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इलीगल आना तो गलत बात है ना, हम लोगों की छवि के लिए भी खराब है, सबके लिए खराब है। आप लीगल आइए, आप लाइन में लग के आइए, और बिल्कुल होगा। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी भी लीगल इमिग्रेंट को यहाँ से हटा दिया जाएगा। हम लोगों को एक 0.001% भी कोई चिंता हो इस बात की, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। हम लोग यहाँ के समाज का हिस्सा हैं, और हम लोग बिल्कुल पॉलिसी मेकिंग में भी उतना ही है। तो ये बिल्कुल ही एक गलत धारणा है। ऐसा कोई, किसी को भी, अगर कोई लोग जो फैला भी रहे हैं या जिनके दिमाग में भी है, बिल्कुल दिमाग से निकाल लें कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम लोग बल्कि इस गवर्नमेंट में एक हिस्सा भी प्ले करेंगे अच्छा, और हम इसका पार्ट रहेंगे। और ट्रम्प जी तो वैसे ही, हमारे प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं, ही इज बहुत ही हमारे भारतीय और हिंदू समुदाय से जुड़े हुए, और एक उनको अच्छे नजरिए से देखने वाले, बल्कि मैं कहूंगा पहले राष्ट्रपति है जो हिंदुओं के साथ खुल के जुड़े हैं जी। कोई भी आज तक हिस्ट्री में ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ जो हिंदू शब्द भी बोले मुंह से। इन्होंने तो अभी आने से पहले बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भी पहले ही बोला, किसी ने नहीं बोला। अभी जो पूरे विश्व में अमेरिका की भी देखिए, ठीक है, हम अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के नागरिक है, लेकिन हमें भी मालूम है कि जहां अमेरिका कैसे क्या करता है, डिस्टेबलाइजेशन भी कर हुए हैं बहुत सारे। तो ये डेमोक्रेट गवर्नमेंट के टाइम पे ज्यादा होते हैं ऐसी चीजें, और ये हुई भी है भारत के चारों तरफ। ये बिल्कुल फैक्ट है, और इससे अब शांति आएगी, इससे स्टेबिलिटी आएगी, अमेरिकी नागरिकों के लिए समृद्धि आएगी। अगर अमेरिका समृद्ध होता है तो दुनिया समृद्ध होती है, ये हम जानते हैं, और ये होगा। ठीक है। तो नैयर साहब, देखिए, अगर हम दुनिया की अधिकतर महत्वपूर्ण डेमोक्रेसीज को देखें तो सब जगह आपको राइट विंग का उदय नजर आता है, राइट विंग की तरफ जा रही हैं लोग। आपको क्या लगता है कि ये दुनिया की डेमोक्रेसीज में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है? हर जगह जो बात अभी बंसल साहब ने कही,
ये जो एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, ऐसे लोग जो सिर्फ धर्म की बात करके और देशों की सत्ताओं को चुनौती दे रहे हैं, ये सब उनके खिलाफ एक तरह से पब्लिक सोचने लगी है कि राइट विंग का समय होगा अगली शताब्दी में कुछ साल। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए क्या है कि इंडिजिनियस लोगों को अगर अपने राइट से वंचित किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा बाहर आने वाली है। अब भारत का मूल निवासी कौन है? हिंदूज आर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ दिस लैंड। चाहे मैं केरल का हूँ या उत्तर प्रदेश का हिंदू हो, कश्मीर का हिंदू हो, और अब्राहमिक जो कल्ट के लोग जो थे, इधर उस समय यहाँ पे आके कुछ समय पर उनका राज रहा और यहाँ के जो निजी लोगों को कन्वर्ट किया। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से हालात चल रहे हैं, जिस प्रकार की डिमांड चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिजिनस हिंदू जो पहले जो इस बारे में सोचते नहीं था, आज सब सोचने पे मजबूर हो गए, विवश हो गए। उसी तरह से अमेरिका में भी जैसे ट्रम्प साहब ने एक वक्तव्य दिया, वी विल नेवर अलाउ अमेरिका टू बिकम लाइक यूरोप, क्योंकि वहां पर भी अब देखिए थ्रेट इंडिजिनस लोगों के ऊपर थ्रेट आ गई। जितना यहाँ से विस्थापित होकर के गल्फ कंट्रीज से या अफगानिस्तान से ये लोग असाइलम के लिए जाने के बाद आपने जर्मनी के हालत देख लिए, फ्रांस के हालत देख लिए, ब्रिटेन की हालत क्या है। तो ये कहीं ना कहीं जो इंडिजिनियस लोगों के अंदर एक फियर बैठ गया कि अगर इस प्रकार से एक अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, असाइलम के लिए कोई सऊदी अरेबिया में नहीं जाता, कोई यूएई नहीं जाता, कोई बहरीन नहीं जाता, कोई ओमान नहीं जाता। इसलिए भी नहीं जाता क्योंकि ये सब कंट्रीज इनके ही मुस्लिम पॉपुलेशन को लेते नहीं है। तो यहाँ पर अगर जो इनको पनाह देते हैं, वहां पर ही जाकर के ये वहां पे गंद मचाते हैं और ऊपर से वहां की लोकल पॉपुलेशन को हैरास करते हैं। इसीलिए वर्ल्ड ओवर आप देखिए इंडिजिनियस कल्चर के लोग जहाँ के मूल निवासी है, चाहे यूरोप के हो या भारत के हो, सब इसलिए आज पूरी तरह से इस विषय को लेकर के चिंतित है। अच्छा, भारत का जहां तक सवाल है, भारत ने ऑलरेडी एक बार पार्टीशन खेला है धर्म के आधार पर, और भारत में पार्टीशन के विक्टिम्स आज भी हैं, जो आज भी जो पंजाबीज है, सिंधीज है, कश्मीरीज है, बंगाली हिंदूज हैं, अगर वो जो उनकी पीड़ा भारत में देखी है, जो वहां से विस्थापित होकर के आए हैं, तो बार बार इस प्रकार की जो हालात खड़ी की जा रही है, विशेषकर रेडिकलाइज इस्लाम और उसके साथ साथ जिसको कई तरह की शक्तियां बैकअप कर रही हैं, तो इसीलिए वर्ल्ड ओवर एक राइट विंग प्रोसेस आ रही है। तो नैयर साहब, मेरा एक सवाल, आप तो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं भारत में, कुछ लोगों का ये मानना है, पर्टिकुलरली मैं जो भारत की प्रेस को देखता हूं, तो पिछले 10 साल में, 15 साल में, उससे पहले भी थोड़ा हिंदू और मुस्लिम को लेके थोड़ा डिवाइड भारत में नजर आने लगा है ओपन। आपको क्या लगता है कि ट्रंप के आने के बाद जिस तरह से भारत की जनता में हर्ष और उल्लास है, लोग यज्ञ कर रहे थे उसके जीतने के लिए, आपको क्या लगता है ये डिवाइड और बढ़ेगा या चीजें स्टेबलाइज हो जाएंगी? देखिए, डिवाइड की वजह भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो करीब करीब 60 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और उन्होंने अपने सरकार को बनाए रखने के लिए मुस्लिम समाज का अपीसमेंट, तुष्टीकरण धड़ल्ले से किया। जैसे ही आपने देखा होगा 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह चुन करके आते हैं और उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, तो उनका पहला वक्तव्य था कि द रिसोर्सेज ऑफ दिस नेशन बिलोंग्स टू द मुस्लिम ऑफ द कंट्री फर्स्ट, ये उनका वक्तव्य था। उसके बाद हिंदुओं को बार बार अपमान करना, उनकी पूजा पद्धति को लेकर के अपमान करना, मजाक उड़ाना, साधु संतों को जेल में डालना, और उसके ऊपर से सैफरन टेरर ये वर्ड कॉइन करना, तो ये सब भी, और उससे ये कई वर्षों पहले से शुरू हो गया था हिंदू मुस्लिम डिवाइड। और इसका मूल वजह कांग्रेस की तुष्टीकरण की पॉलिसी है और वो बढ़कर इतना बढ़ चुकी है। और जैसे, और दूसरा एक सबसे बड़ा चिंता का विषय वक्फ बोर्ड का, आप सब सुनते होंगे, जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड को खुली छूट दे दी। आज बदरुद्दीन अजमल भारत का पार्लियामेंट क्लेम कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का है, एयरपोर्ट क्लेम कर रहे हैं, 2,000 साल पुराने मंदिर क्लेम कर रहे हैं। अब मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, मुंबई में बैठा हूँ, चुनाव है, महाराष्ट्र ओलवे काउंसिल ने 17 डिमांड की है और उसमें सबसे पहला डिमांड यह है कि वक्फ बोर्ड को सर्वे करने के लिए छूट दी जाए 48 डिस्ट्रिक्ट में। तो कल को हमारा अपना मुकेश अंबानी साहब का घर वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है। तो ये सबके पीछे कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है कि जितना नुकसान मुगलों ने, तुर्कों ने, खिलजी ने, गोरी, गजनवी, ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज, डच ने नहीं किया, उससे अधिक नुकसान
कांग्रेस पार्टी ने भारत के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस किया है, उसी की वजह डिवाइड अच्छा, उनका एकमात्र इंटेंट मुस्लिम को पोलराइज करो और हिंदू को डिवाइड करो। मेरा नैयर जी आपसे क्वेश्चन है, बंसल जी आपसे गौड साहब क्वेश्चन करेंगे। नैयर जी, आपको याद होगा कि ट्रंप 2020 में भारत आए थे और उनकी मोदी जी से ट्यूनिंग काफी अच्छी रही थी, और अब कहा जा रहा है कि अगले साल जो क्वाड की सम्मेलन है वो भारत में होने जा रहा है और ट्रंप एक बार फिर जा रहे हैं। उसके अलावा जापान और जो दूसरा देश है वहां पर ऑस्ट्रेलिया भी जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अब चूंकि ट्रंप आ गए हैं और मोदी जी का भी तीसरा टर्म है, तो आप कुछ, चूंकि आप भारत में ही हैं, आपको थोड़ा सा कुछ असेसमेंट बताएंगे कि इस बार किन मुद्दों पर कॉमन चर्चा होगी, क्योंकि भारत की जितनी नजदीकियां रशिया से हैं उतनी पिछले कुछ समय से अमेरिका से नहीं थी। तो क्या ट्रंप एक बार फिर कोशिश करेंगे कि भारत को अपनी ओर खींचे और रशिया से थोड़ा सा डिस्टेंस को बनवाने में कामयाब होंगे, या जो ब्रिक्स का जो सम्मेलन है जिसमें रशिया, चाइना, इंडिया मेन है, तो उससे भी उनको थोड़ा सा फर्क पड़ रहा होगा? थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे आप? ये वर्ल्ड ऑर्डर पिछले कई वर्षों से चेंज होता जा रहा है, हम सब देख रहे हैं। हमारे रशिया से अच्छे फ्रेंडशिप होने से अमेरिका से हमारे इक्वल अच्छे फ्रेंडशिप ना हो ऐसा कुछ नहीं है। हमने सबने देखा कि ट्रेड किस तरह से बढ़ा अमेरिका के साथ, और बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी में भी अमेरिका से हमारे अच्छे ताल्लुकात होने से उसका हमको लाभ मिला है, विशेषकर जब प्रेसिडेंट ट्रंप अपने ऑफिस में थे। तो वी कैन मेंटेन इक्वल रिलेशन विद बोथ रशिया एंड अमेरिका। तो उससे कोई, और ये जो उनका अगले साल का विजिट रहेगा उससे और भी ट्रेड और इस प्रकार से जो वीजा इश्यूज है उन सबके लिए भी कोई उपाय ढूंढा जाएगा। और हमको लगता है कि दूसरा सबसे बड़ा जो इशू है ये रेडिकलाइजेशन और टेरर नेटवर्क्स, उसको सबको क्रश करना, और डीप स्टेट और ये सारी जितनी एंटी भारत एक्टिविटीज, भारत तोड़ो जो गैंग है, उन सबको कंट्रोल करने में भी भारत और अमेरिका की फ्रेंडशिप और ट्रम्प साहब का चुन के आना इन सबके लिए एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा ऐसा लगता है। तो बंसल साहब देखिए, जो ग्राउंड रियलिटी यूएस में है, मेरी जिन भी भारतीयों से बात हुई पिछले 2-3 दिन में, कमोबेश 90% भारतीयों का झुकाव इस बार ट्रंप साहब की तरफ था, इसको हमें मान लेना चाहिए। पर एक बात बताइए, उन्होंने सदा अपने इलेक्शंस में, रैलीज में ये बात कही कि मैं आने के तुरंत बाद ये युद्ध जो हो रहे हैं इनको समाप्त कर दूंगा। आपको क्या लगता है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध या मध्य एशिया में जो स्थिति है, इजराइल, ईरान और देशों के बीच में, तो वहां कब तक और किस तरह से ये उसके ऊपर काबू पा पाएंगे, और आपको लगता है क्या ये ऐसा करने में सफल होंगे? बिल्कुल होंगे जी। ये एकमात्र दुनिया में ऐसे नेता थे और या हैं जो इलेक्ट होने के बाद ये कर सकते हैं। अगर किसी में मोदी जी ने एक बड़े सशक्त होकर नेता के रूप में उभरे हैं जो मीडिएशन कर रहे हैं और रोकने में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप की जो इस समय पोजीशनिंग है, यही एकमात्र अमेरिकी ऐसे राष्ट्रपति है जो उसको रोक सकते हैं, और ये रोक भी पाएंगे। इनके आते ही आप देखिए क्या हुआ। आते ही ईरान की इकोनॉमी लिटरली वहां पे जो करेंसी की वैल्यू है कोलैप्स कर गई। आते ही आज ईरान क्यों आगे बढ़ा इतने समय में, ईरान क्यों एकदम अटैकिंग मोड में आ गया? क्योंकि अमेरिका एक तो खुद उससे तेल खरीद रहा था, उसको पैसे दे रहा था, $40 बिलियन दे दिए, तो वो उसी पैसे को यूज करके वो इजराइल के अगेंस्ट यूज कर रहा है। इजराइल अमेरिका का दोस्त है, और दूसरी बात इजराइल की वही स्थिति है, बल्कि इजराइल ही एक ऐसा देश है अपने भारत के अलावा जिसने आतंकवाद की वो मार सही है जो किसी ने नहीं सही है। तो इजराइल पूरी तरह से, और इसको छोड़ने में नहीं वाला, वो लड़ता रहेगा जब तक ये लोगों से पे अटैक करते रहेंगे। तो ट्रंप इजराइल ट्रंप की भी रिस्पेक्ट करता है, और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान और जो ऐसे देश हैं, ये लोग जितना सिर उठा रहे थे अब ये संभल के रहेंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनके अगेंस्ट में एक तो सबसे पहले इनकी इकोनॉमी कंट्रोल कर ली जाएगी, इनके ऊपर इतने सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, कुछ नहीं कर पाए। दूसरी तरफ आपने यूक्रेन और रशिया का देखा, दोनों ही राष्ट्रपतियों ने अपना इमीडिएटली इलेक्ट होते ही ट्रंप को फोन किए, उनसे बात की। दोनों को ये मालूम है कि ट्रंप से संबंध बना के चलना पड़ेगा।
आज आज पुतिन कोई अगेंस्ट नहीं है इस बात के, पुतिन भी नहीं चाहते रहे युद्ध करना मेरे को लगता है। और रही बात यूक्रेन की, यूक्रेन को जो इन लोगों ने बढ़ा रखा है कि आपको नेटो ज्वाइन करना है, भाई लड़ाई तो सारी सी बात की है कि रशिया कह रहा है आप ज्वाइन करो, वो कह रहे हैं आप नेटो करो। अब इस समय अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ये बोल देते हैं कि आपको नेटो में आने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप वहीं पे रहिए, हम आपकी सब तरह से सलाह हेल्प करेंगे, और दूसरी तरफ रशिया को बोलते हैं आप पीछे हट जाइए, तो मेरे ख्याल से ये तो आसानी से हो जाएगा। और जो जैसे ट्रंप ने बोला है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि ये अपने इंस्टॉलेशन से पहले कर देंगे, मतलब 30 जनवरी से पहले, ऑफिस लाने से पहले ये दोनों युद्ध विराम हो जाएंगे, और मेरे को पूरी उम्मीद है तब ये हो ही जाएगा। और इससे जो दुनिया को फायदा मिलेगा वो बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर जो इन युद्धों में जा रहे थे, हमारे अपने पैसा कहाँ से आ रहा था? पैसा तो अल्टीमेटली टैक्स पेयर मनी ऑफ अमेरिका नहीं था ना, हम लोगों की जेब का ही पैसा था जो बिलियंस जा रहा था, या यूरोपियन का जा रहा था। तो आज ये पैसा वापस लोगों की जेब में जाएगा, इससे समृद्धि बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, आगे दुनिया में शांति और चीजें बढ़ेंगी, काफी फर्क पड़ेगा, और भारत पे भी इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जो ट्रेड बढ़ेगा वो भारत के साथ बहुत अच्छा बढ़ेगा। चाइना पे बहुत इम्पैक्ट आएगा। चाइना की बात अगर लें तो चाइना के साथ जो टैरिफ की बात कर रहे हैं, आज टैरिफ के ऊपर लोगों ने बहुत गलत चीजें फैलाई हुई है कि नहीं टैरिफ आने से महंगाई बढ़ जाएगी। नहीं, आज कोई भी देश, आज अमेरिका एक ऐसा देश है कहता है मेरे यहाँ कुछ भी भेज दो, मैं आप पे कोई टैरिफ टैक्स नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरे ऑन द अदर हैंड जब अमेरिका अपनी कोई चीज एक्सपोर्ट करता है तो कहता नहीं हम तो 80% 100% टैरिफ लगाएंगे, तो वो गलत बात है। तो उसमें वो ट्रंप का जो कहना है हम बराबर का टैरिफ करेंगे, इससे अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, इससे अमेरिका में काम बढ़ेगा, और इससे भारत को फायदा इसलिए मिलेगा कि काफी कंपनीज आना, अब जो प्रोडक्टिविटी है भारत में शुरू हो जाएगी जो चाइना में होगी। तो बंसल जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि जैसे पिछली बार भी ट्रंप की कैबिनेट में 2-3 भारतीय मूल के लोग थे, और इस बार फिर कहा जा रहा है कि जैसे बॉबी जिंदल हो गए या रामास्वामी, जो उनके खिलाफ एक समय वो कैंडिडेट थे रिपब्लिकन के, तो आपको क्या लगता है कि इस बार भारतीयों की उनके जो कोर कमेटी है, जो टीम बनाएंगे, उसमें भारतीयों का रोल काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है? बिल्कुल रहेगा जी। देखिए कौन होगा ये कहना आज की तारीख में बहुत मुश्किल है। ये अटकलें मेरे को मालूम है कि अपना भारत का मीडिया ज्यादा लगा रहा है, वो ट्रंप का कैबिनेट बनाने में लगे। ट्रंप को ही नहीं मालूम अभी कैबिनेट उनका क्या होगा, बहुत ये तो बात है। लेकिन हाँ, जो प्रेडिक्शन दिख रहा है, विवेक रामास्वामी ट्रंप के बहुत क्लोज हो गए, उन्होंने बहुत प्रचार में हेल्प की है, उनकी कॉलेज कैंपस जाके उन्होंने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, तो उनका होना डेफिनेटली एक फर्क पड़ता है। बल्कि मैं तो कहता हूँ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, वैंस उनकी वाइफ है, उन्होंने खुल के अपने आप को हिंदू बोल के और कोई उसमें उन्होंने अपना ये नहीं किया कि मैं इंडियन हूँ या मैं उसकी हूँ या नहीं हूँ, उन्होंने सीधा हिंदू की बात की उन्होंने वहां के। तो अपने हेरिटेज का सम्मान करती हैं, वैंस उसका सम्मान करते हैं, ट्रंप उसका सम्मान करते हैं, उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में उनका मेंशन किया। तो आज वो हैं। इसके अलावा बहुत लोग हैं भारतीय मूल के जो इस कैबिनेट में आएंगे। डायरेक्ट आप भी आ रहे हैं क्या? अब देखिए समय बताएगा, तो समय बताएगा। तो नैयर साहब, मैं आपसे एक छोटा सा चलते चलते जानना चाहूंगा। एक हमारे यहाँ भारत में एक समुदाय था, बना था पिछले इलेक्शन में, हिंदी करके, जो यहाँ आके कहते थे कि भारत तो एक क्या है, स्टेट है, यूनियन है, क्या है, उनको समझ नहीं था। और यहाँ पे भी कुछ लोग थे जो उनके साथी जो कहते थे हुआ तो हुआ, अगर मतलब हो गया नरसंहार सिखों का तो हुआ। वो भी यहाँ शिकागो में बैठे थे बंसल साहब के पास। तो ये बताइए कि उस सारे गैंग पे कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या भारत में, या यहाँ पे उनकी गतिविधियों पे प्रभाव पड़ेगा कुछ? देखिए, आप नाम ले रहे, मैं बोलता हूँ सैम पिट्रोडा साहब, अब ये कहाँ बिल में छुपे पता नहीं चलता। देखिए, इन सबके ऊपर प्रभाव पड़ने ही वाला है। ये सब जो भारत तोड़ो गैंग, टुकड़े गैंग, वामपंथियों को सपोर्ट करने वाला गैंग, हमने सबने देखा 2 साल पहले जिस दिन तालिबान ने वहां की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंक करके टेक ओवर किया, उस दिन यहाँ पर अमेरिका में करीब 80 यूनिवर्सिटी में यहाँ के वामपंथियों ने डिसमेंटलिंग हिंदुत्व टेरर करके कैंपेन चलाया था, और तालिबान के बारे में एक शब्द इनके मुंह से निकला नहीं था। बांग्लादेश में इतने हिंदुओं के ऊपर मार काट हुआ, हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप को तोड़े गए, इस्कॉन मंदिर तोड़े गए, बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया। राहुल गांधी के मुंह में दही जमी, एक स्टेटमेंट कांग्रेस का नहीं आया। वहां पे आपके जो बैठे हैं सैम पिट्रोडा साहब, उनका तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं, जो हिपोक्रेट्स है, सिलेक्टिव एक्टिविज्म करते हैं,
ट्रेजेडी टूरिज्म करते हैं। अगर बीजेपी रूल स्टेट में कुछ हुआ तो इनकी ट्रेजेडी टूरिज्म शुरू होती है। कांग्रेस रूल स्टेट में कुछ भी हुआ तो चुपचाप बैठे रहते हैं। इनको हिंदू वर्ल्ड में कहीं भी पिटे तो इनको कोई असर नहीं होता। तो ये जो सिलेक्टिव एक्टिविज्म और इस एंटी इंडिया फोर्सेस, टुकड़े टुकड़े गैंग, इस सैम पिट्रोडा टाइप का, इन सब की दुकानें बंद होने वाली है, ये निश्चित रही। चलिए ठीक है, तो अब हमको लगता है कि अब हमारा ये जानना और देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि अगले 4 साल में क्या ट्रंप वाकई ये जो लड़ाइयां चल रही हैं भयानक, उसको बंद करा देंगे, अपने देश में महंगाई को कम कर देंगे और वापस अमेरिका को एक खुशहाल देश बना देंगे। हमारी नजरें इस पर बनी रहेंगी और बीच बीच में हम इसको लेकर, अमेरिका को लेकर अपने कार्यक्रम बनाते रहेंगे। हमारे मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। ये ज्यादा नहीं, आप 6 महीने बाद आज से फिर आप शेड्यूल कर लीजिए प्रोग्राम और एनालाइज कर लेना, आपको रिजल्ट दिखेंगे। डन है सर, डन हो गया, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सही में बहुत महंगा